हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है आप सब देख पा रहे हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान। साथियों क्या पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं और पढ़ने ही क्या वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से इसको हम जो है समझने भी वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर में ये मसला क्या है सामाजिक विज्ञान का। बहुत सारे बच्चों को जो है सामाजिक विज्ञान में दिक्कत आती है, तो उनकी जो है दिक्कत अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान को बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। साथियों, कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूं मैं। कक्षा 10वीं की जो हमारी सामाजिक विज्ञान है, पहले थोड़ा सा इसके विषय में समझ लेते हैं। साथियों, सामाजिक विज्ञान में जो है आपकी, सामाजिक विज्ञान में क्या क्या है, सबसे पहले है भूगोल। क्या है, भूगोल पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, भूगोल के बाद में है साथियों इतिहास। इतिहास हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंदर ही जो एक किताब है उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद में है साथियों राजनीति। राजनीति हम लोग पढ़ने वाले हैं। और साथियों इसके बाद है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। आज जो है हम इसी अर्थशास्त्र से निपटने वाले हैं, यानी इस अर्थशास्त्र को निपटाने वाले हैं। ठीक है, आज अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है विकास। पहला चैप्टर क्या है, विकास को समझेंगे साथियों। आज जो है हम विकास करके ही मानेंगे। तो देखिएगा, ठीक है, विकास जो है, इस विकास को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये विकास बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए, पहला है अर्थव्यवस्था। टॉपिक क्या है, अर्थव्यवस्था। साथियों बात करता हूं मैं अर्थशास्त्र की। किसकी बात करता हूं कि अर्थशास्त्र में हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं। हमने अर्थशास्त्र तो उठा ली, लेकिन अर्थशास्त्र में पढ़ने क्या वाले हैं ये तो हमको पता ही नहीं है। तो अर्थशास्त्र होती क्या है, अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है उसको समझते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है साथियों, अर्थशास्त्र, ठीक है, ये लिख दिया मैंने अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किस बात का अध्ययन करता है। देखिए, अर्थशास्त्र में पहले मैं परिभाषा लिख दूं, इसके बाद समझाऊंगा आपको। अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है, किस बात का अध्ययन किया जाता है कि हमारी आवश्यकताएं, जो है कैसी हैं, असीमित हैं। आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति करने के साधन जो हैं, साधन कैसे हैं, साधन सीमित हैं। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है क्या, कि हम जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं जो है कैसी हैं, असीमित हैं बाबू, असीमित। उनकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। तो उन साधनों का किफायत के साथ प्रयोग करके
किफायत के साथ में प्रयोग करके अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति की जावे। चलिए, ये तो हो गई साथियों अर्थशास्त्र की परिभाषा, यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो हमारे साधन जो है वो कैसे हैं, असीमित हैं। यानी साधन बिल्कुल असीमित है, बहुत सारे, साधन असीमित नहीं है, आवश्यकताएं असीमित है। क्या लिख दिया मैंने, हाँ, आवश्यकताएं असीमित है, राइट। आवश्यकताएं जो है कैसी हैं, असीमित हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन है वो सीमित हैं, और उन सीमित संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करें किफायत के साथ में कि हमारी जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की साथियों पूर्ति हो जाए। तो ये तो हो गई अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था को। अच्छा, अर्थशास्त्र को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जनरली कैसे इसका यूज किया जाता है, एक उदाहरण के माध्यम से, एक शानदार एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। मान के चलिएगा ये आप हो, क्या हो, ये आप हो, है ना, ये आप हो, ऐसे हो, है ना, ये आप हो, और आपने क्या किया, अब आप जो है कहीं पे किराए से रहने लग गए, ठीक है। आप कहीं पे किराए से जो है रहने लग गए, किराए के घर में, ठीक है ना, ये किराए का घर है, यहाँ पे आप रहने लग गए। तो आपके पिताजी जो है, आपके पिताजी ने क्या किया, आपके पिताजी ने 1000 रुपये आपका मिल्क का, कि बेटा मिल्क पी लिया करना, 1000 रुपये जो है सब्जी के लिए दे दिया कि बेटा सब्जी बना लिया करना, 1000 रुपये जो है आपके लिए एक्स्ट्रा खर्च का दे दिया, 1500 रुपये आपके रूम का दे दिया, और 1500 रुपये जो है आपका और कोई खर्च दे दिया। तो आपके पिताजी ने जो है 3000, 4000, 5000, 6000 रुपये आपके पिताजी ने आपको जो है एक मंथ की पॉकेट मनी दे दी। मान लीजिए आप आपके घर से बाहर जाते हैं और आपके पिताजी ने जो है क्या किया, 6000 रुपये आपको पॉकेट मनी दे दी कि बेटा इस पैसे से तुझे जो है 1 महीने का खर्च चलाना है। अब साहब आपकी जो है आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, आवश्यकताएं तो असीमित है ना, हमको जो है मोबाइल भी लेना है, हमको नए कपड़े भी खरीदना है, हमको दोस्तों के साथ में पिज्जा बर्गर खाने भी जाना है, तो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आप करोगे जाके और जो है 5-6 हजार रुपए का EMI पे एक मोबाइल उठा लोगे, ऐसा करोगे क्या? नहीं बाबू, ऐसा नहीं करोगे। तो आप क्या करोगे, आप जो है इन 6000 से आप खर्च चलाओगे, यानी सबसे पहले उन चीजों को खरीद के लाओगे जिनकी सबसे अधिक आपको आवश्यकता है, ठीक है। जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता है, सबसे पहले उन वस्तुओं को खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? बिल्कुल खरीदेंगे। तो यही तो हमको अर्थशास्त्र में पढ़ना होता है कि हमारे पास जो है साधन सीमित हैं, तो उनका किफायत के साथ में कैसे प्रयोग किया जाए, अर्थशास्त्र, ठीक है। उनका जो है किफायत के साथ में कैसे प्रयोग किया जाए कि हम सबसे प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। बात समझ में आई? इतना ही हमको अर्थशास्त्र में समझना है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आखिर में अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था ये रही। तो देखिएगा, अर्थव्यवस्था उत्पादन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जैसे किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, किसी भी वस्तु को उत्पादन करना, बनाना, निर्मित करना। जैसे मान के चलिएगा एक किसान है, क्या है, एक किसान है। किसान जो है, किसान अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करता है। तो इस तरीके से क्या करना, उत्पादन करना। तो क्या कह रहा है अर्थव्यवस्था में, उत्पादन, वितरण,
वितरण का मतलब होता है कि गेहूं किसान के पास पहुंचे, व्यापारी के पास पहुंचे, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। एवं उसकी खपत एक सामाजिक व्यवस्था है, यानी उसमें जो खर्च होता है, खर्च जानते हो ना, लागत भी तो लगती है। जब किसान जो है अपनी फसल का उत्पादन करेगा तो वह पहले लागत भी लगाता है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र की गतित चित्र है। यह क्या है? किसी भी देश में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो इसका तात्पर्य होगा एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। साथियों, एक बात और मैं बता दूं कि जब भी मैं आर्थिक या अर्थशास्त्रीय अर्थव्यवस्था की बात करूं, खास तौर पे जब भी इस चैप्टर के अंदर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं, तो आपको जो है समझ जाना है मैं धन की बात कर रहा हूं। किसकी? धन से संबंधित बात कर रहा हूं। तो क्या है? ये एक ऐसा ढांचा है, क्या? समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंदर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है मतलब है कि जो धन से संबंधित जितनी भी सारी क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्पादन करना हो गई, क्रय करना हो गई, विक्रय करना हो गई, इन सब का अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब जो है हम समझते हैं थोड़ी सी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है। अच्छा, मैं इससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इस हमारे 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहली क्या होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है समाजवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है बाबू, अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहली पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगली क्या होती है? तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो साथियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन तीनों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या बात करूं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं तो सरकार जो है, किसी भी देश की सरकार ऐसे निर्णय ले, कैसे? जो पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद हो, जिससे उत्पादन के नए नए साधन प्राप्त करें, बनाएं। ऐसी क्रियाएं, ऐसी नियम, ऐसे कायदे जिनसे पूंजीपतियों को फायदा हो, पूंजीवादी लोग बने, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। जो केवल पैसे से संबंधित हो, जहां जैसे मान के चलिए निजीकरण कर देना, किसी भी संस्था का जो है निजीकरण कर देना। निजीकरण क्या होता है, इसके विषय में भी मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अब देखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो समाजवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, थोड़ी सी लाइट जो है गड़बड़ हो रही, चलिए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे गरीब तबके और आम जनमानस के लिए फायदा हो। सरकार ने, जैसे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल से जो है बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, तो ये सरकार ने जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसका फायदा आम जनमानस को होता है। जैसे ट्रेन चलाई तो साथियों, ट्रेन में जो है कम टिकट में हम लोग ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं।
और कभी कभी तो फ्री में भी कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। साथियों इन दोनों का मिश्रण जो है वो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारे देश की, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। क्लियर है, दोनों अर्थव्यवस्थाएं जिसमें शामिल की गई हैं। चलिए हम जो है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिएगा, हाँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था क्या है, तीसरी, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर है। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। जनसंख्या में इसका दूसरा स्थान है। देखिए साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत की अर्थव्यवस्था का दूसरा, 7वां स्थान है। सॉरी कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अब दूसरा स्थान है तो पहले पर कौन है, तो साथियों पहले स्थान पर है चीन। कौन है, चीन। बात समझ में आई, चलेगा। ये अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक देश की आय क्या है। साथियों हम बात करें देश की आय, तो देश की आय क्या होती है, इसके विषय में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आय किस तरीके से, हम किसको आय बोलते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों की आय है। इससे हम देश की कुल आय ज्ञात कर सकते हैं। साथियों होता क्या है कि देश में जो करोड़ों लोग हैं, ठीक है, देश में करोड़ों लोग हैं, उनकी आय के आधार पर ही किसी भी देश की आय ज्ञात की जाती है। किसी भी देश की आय ज्ञात की जाती है। इतना समझ में आया, बिल्कुल सरल है। चलिए आगे देखते हैं, देशों के मध्य विकास को नापने वाले कारक। तो साथियों देशों के विकास को, यानी किसी भी देश का विकास, अगर कोई भी देश है और हम ये कैसे कहेंगे कि उस देश का विकास हुआ है, ठीक है, उस देश का विकास हुआ है। अभी समझते हैं विकास क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले समझ लेते हैं कि देशों के विकास को मापने वाले कारक। तो पहला क्या है, किसी भी देश के विकास को नापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, साथियों जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों का भी प्रयोग किया जाता है। क्या क्या चीज साथियों, अगर मैं आपसे बात कहूं कि मैंने कहा कि आपके गांव हो, चाहे आपका शहर हो, या आप किसी भी कस्बे से हो, मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ विकास हुआ है क्या, कैसा विकास है, कैसा विकास है, तो हम क्या कहेंगे कि विकास को किस आधार पर मापेंगे कि उस गांव में जो है स्वास्थ्य सेवा होना चाहिए, ठीक है, उस गांव में जो है लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, उस गांव में जो है शिक्षा के लिए अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, है ना, उस गांव में जो है शिक्षा के अलावा किसकी बात करूं, उस गांव में सड़क होना चाहिए, सड़क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस गांव में विशेष रोजगार के अवसर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इन सब के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि उस देश का या उस कस्बे का, उस गांव का, उस शहर का या मोहल्ला हो, उसका विकास हुआ है। तो साथियों देश की औसत आय की गणना, अब जो है हम देश की औसत आय की गणना